हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। सो मेरी आज की ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है मेरी पिछली वीडियो टैलेंटलेस नाना की। सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि आप पहले मेरी वो वाली वीडियो को जाकर देख लो, आपको लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। उधर हम देखते हैं कि नाना ने जंगल के कुछ पेड़ पौधों का यूज करके पॉइजनस नीडल बनाकर अपने पास रखने शुरू कर दिए थे, बट उसको सुनिगिची नाम का एक लड़का ब्लैकमेल करने लगता है। असल में सुनिगिची का टैलेंट था कि वो फ्यूचर की फोटोज देख सकता था और फोटोज ले सकता था। उसको रोज रात को सोने पर कैमरे में से 5 फोटोज निकलते थे जो कि फ्यूचर से होते थे। वो कंफर्म था कि चाहे कुछ हो जाए फ्यूचर को कभी बदला नहीं जा सकता। एंड उसने नानाओं के मर्डर वाली पिक भी क्लिक की हुई थी अपने कैमरे से, जिसमें नाना नानाओं को धक्का दे रही थी। वो नाना को अपने रूम में ले जाकर रात को रखता है उसके पास। फ्यूचर में ही सीज नाना उसका मर्डर कर देगी, लेकिन नाना वहां एक फॉल्स पिक रखती है जिसमें नाना खुद मरी हुई होती है और ये देखकर सुनिगिची फियरलेस हो जाता है और उसको लगता है कि शायद नाना का जो प्लान है वो उल्टा उस पर पड़ जाता है। लेकिन नाना उसको पिन चुभाकर मार डालती है और तभी वहां एंट्री होती है क्योया और मिचिरो की। क्योया को अब ऑलमोस्ट यकीन होने लगा था कि नाना ही है मर्डरर। उधर नाना सबके सामने ये प्रूव कर देती है कि सुनिगिची की पिक्स फ्यूचर नहीं दिखाते थे, बल्कि ये एक होक्स था और उसका सपना ही था। जो वो सपने में देखता था वो चीज उसके कैमरे से क्लिक होकर बाहर निकल आती थी। नेक्स्ट, सुनिगिची के फ्यूनरल पर क्योया उसकी ऑटोप्सी करवाना चाहता था। तभी वहां पर शिंजी आ जाता है जो मरे हुओं को जिंदा कर देता था। एंड देन आती है उसकी गर्लफ्रेंड यूका जो शिंजी को ये करने से रोक देती है। इन सब के बीच क्योया ऑटोप्सी वाली बात को पूरी तरीके से भूल जाता है। नाउ नाना का टारगेट में आ जाते हैं यूका और शिंजी। यूका बताती है कि शिंजी और वो हमेशा से एक दूसरे का साथ निभाते आए थे और वो साथ में एक बार मूवी हॉल में देखने गए थे मूवी, जहां पर आग लग जाती है और शिंजी उसे बचा लेता है और तभी से ही ये लोग लवर्स थे। नेक्स्ट डे नाना शिंजी को मारना चाहती है और वहां जाकर के उसको पॉइजन वाली नीडल चुभा आती है एंड शिंजी को मरा हुआ समझकर वहां से भाग जाती है। देन सेम रात को वो यूका को मारने जाती है, तभी शिंजी वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वी सी कि असल में मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर यानी नेक्रोमेसी की पावर यूका के पास थी, ना कि शिंजी के पास, जबकि शिंजी तो खुद ही मरा हुआ था। शिंजी बहुत पहले मर चुका था और यूका ने ये सब उसको अब तक ऐसे जिंदा रखा हुआ था। यूका नाना के पीछे पड़ जाती है एंड वी सी यूका को इस आइलैंड के डार्कनेस के बारे में बहुत पहले से ही पता था, बट वो शिंजी के साथ में यहाँ रहने से ही खुश थी। यूका जानती थी कि यहाँ हजारों टैलेंटेड मार कर गाढ़े गए हैं और वो सारे डेड्स को जगा देती है एंड सारे ज़ॉम्बीज बनकर नाना के पीछे पड़ जाते हैं। नाना ने ऑलमोस्ट हार मान ली थी, लेकिन वो जाकर एक शेड में छुप जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। उधर दिन होने वाला था और दिन में यूका इन ज़ॉम्बीज को संभाल नहीं सकती थी, कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसलिए यूका जो है वो नाना को बाहर से कुंडी लगाकर वहां से चली जाती है। अगली रात यूका वहां आती है, लेकिन नाना तो चालाक थी ना, सो नाना तो पहले ही उस शेड से बाहर भाग चुकी थी। नाना छुपकर यूकी पर अटैक कर देती है और उसके पॉकेट से कुछ निकाल लेती है। एक्चुअली यूका को नेक्रोमेसी के लिए इस इंसान का कोई ना कोई आइटम चाहिए होता है और शिंजी के लिए वो ही इसकी मार्कशीट। नाना वो पेपर लेकर क्लिफ तक जाती है एंड क्लिफ से नीचे फेंक देती है, जिससे यूका फ्यूरियस होने लगती है एंड देन नाना पॉइजन वाली पिन उसे मार देती है और क्लिफ से नीचे फेंक देती है। वीसी यूका के मरने से जो बॉडीज थी, यूका ने जो गार्ड की गड़ी हुई बाहर निकाली थी, वो सारी बॉडीज का कंट्रोल खो जाता है और वो सारी बॉडीज जंगल में जहां तहां पड़ी हुई सड़ने लगती है। रिटर्न जाते टाइम नाना को जंगल में हाबू मिलती है जिसका टैलेंट था पॉइजन बनाना। वो हाबू को मार देती है एंड उसका फोन लेकर उसकी फ्रेंड क्योया के लिए एक मैसेज टाइप करती है, बट अभी सेंड नहीं करती। देन वो जाकर उसकी फ्रेंड के लेंसेज में पॉइजन डाल देती है। इसके बाद नाना जाकर क्योया से मिलती है और वो रोते रोते सेया, मुगो, क्योया और मिचिरू को ओशन साइड पर ले जाती है। उनको बताती है कि यूका मर चुकी है एंड उन लोगों को ये भी बोलती है कि शिंजी एंड बाकी के डेड लोगों का गलत इस्तेमाल कर रही थी इतने टाइम से यूका। वो ये बताती है कि जब नाना ने उसे कन्फ्रंट किया तो वो गिल्ट में आ गई और गिल्ट में आकर उसने वहां से कूद
कर अपनी जान दे दी और अब जहाँ तहाँ लाशें पड़ी हुई थी वो सारी लाशों को जलाने के लिए बोलती है। एंड इन लाशों के बीच में ही थी हाबू की लाश, जिसको कोई देख भी नहीं पाता और वो भी जल जाती है। ये लोग जैसे ही नाना को अपने डॉम में छोड़ने जाते हैं वहाँ लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड दे सी हाबू की दोस्त मरी हुई थी। अगेन क्योया को शक नाना पर जाता है एंड नाना फिर से बच जाती है। उल्टा वो हाबू को इस चीज़ के लिए ब्लेम करवा देती है एंड क्योया के कन्फ्रंट करने पर उल्टा सब लोग क्योया पर ही गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर वो नाना को क्यों इस तरीके से कन्फ्रंट कर रहा है। ये सीन काफ़ी इंटेंस था एंड यू गाइज यू शुड डेफिनेटली वॉच एपिसोड 8 एंड 9। एक्सप्लेनेशन से बेटर है कि ये वाला सीन देख लो यार, मज़ा आ जाएगा। नाउ द वेरी नेक्स्ट डे नाना मिचिरू को मारने गई हुई होती है, तब मिचिरू वियर्ड सी स्माइल देती है एंड बिल्कुल बदले हुए अंदाज में थी। अगले दिन सबके सामने वो नाना को बड़े ही गंदे सिचुएशन में फंसा देती है बट नाना इस बार भी बच जाती है। देन वी सी कि असल में ये मिचिरू नहीं होती है बल्कि एक सीनियर होता है जिसका टैलेंट होता है शेप शिफ्टिंग, यानी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था और इस वक्त उसने मिचिरू का रूप ही लिया हुआ था। और असल में वो जो बिल्ली थी वो भी ये आदमी ही था। इसका नाम था जिन और वो इस फैसिलिटी के एक केव में रहता था जहाँ वो नाना को अपने साथ उस केव में लेकर जाता है एंड उसे बताता है कि उसके टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। अचानक से मर्डर्स का सिलसिला शुरू हुआ था जिसकी वजह से उसके क्लास में डिस्प्यूट पैदा हो गई और बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए एंड आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी कि सब ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और उसके बाद बस एक जिन ही था जो उस टाइम पे बच गया। देन जिन और नाना की फाइट होती है जिसमें नाना हार जाती है, लेकिन वो जिन उसको बताता है कि नाना अपने मर्डर्स को कंटिन्यू रख सकती है, जिन उसके बीच में कभी नहीं आएगा। लेकिन नाना ध्यान रखे कि वो अकेली मर्डर नहीं है इस आइलैंड पे, कभी कभी एक मर्डर हाउस बन जाता है ये आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे हैं सारे टैलेंटेड है। कोई एक भी अगर चाहेगा कि मैं ही अकेला टैलेंटेड बचूं तो वो सबको ऑब्वियसली मार ही देगा। अगले दिन नाना खुद को मिचिरू के घर पर पाती है। असली मिचिरू नाना की काफ़ी केयर करती है और यहाँ पहली बार नाना अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि उस दिन ह्यूमैनिटीज़ के दुश्मनों ने दोनों पेरेंट्स को उसके मार डाला था और तब से ही नाना के अंदर बदले लेने की भावना थी। नाना को लगता था कि उसकी गलती से ही ये सब हुआ था और रात को नाना ने अपने बेडरूम की खिड़की खुलती छोड़ दी थी जिसकी वजह से एक चोर वहाँ घुस आया और उसने उसके दोनों पेरेंट्स को मार डाला। अगली सुबह क्योया वहाँ जाता है और उसको पता चलता है कि बॉयज डॉर्म रूम में एक लड़का मरा पड़ा था एंड फॉर रियल इस बार नाना ने उसको नहीं मारा। सो नाना भी सोच में पड़ जाती है एंड क्योया के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करने लगती है। क्योया इस डेड बच्चे के पास वाले डॉर्म मेट से बात करता है और उनकी पावर्स के बारे में पूछता है, जिनमें से एक की पावर थी कि वो मैग्नेटाइज कर सकता था, दूसरे की पावर होती है वॉइस को कॉपी करने की और तीसरे का टैलेंट होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। मतलब उसकी बॉडी एक जगह होगी एंड काइंड ऑफ कॉपी उसकी बॉडी की जो होती है वो कहीं पर भी जा सकती है बिना उसके फिजिकल प्रेजेंस के। इन सब के बीच मिचिरू कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। उस शाम मिचिरू बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है एंड नाना उसकी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है एंड वो क्योया से मेडिसिन लेकर के मिचिरू के पास पहुंचती है। ये सब क्योया देख करके उसको भी लगता है कि कहीं वो नाना को कुछ ज़्यादा ही तो उसके बारे में नहीं सोच रहा। क्योया उनको बताता है कि आसपास में जानवरों की भी डेथ होने लगी थी सिमिलर तरीके से। वीसी मिचिरू इतने टाइम से क्यों अजीब बिहेव कर रही थी। वो असल में नाना को ये पूछती है कि जिस रात उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी उस रात नाना का रूम क्लीन था या गंदा। नाना को याद आता है कि उसका रूम बिल्कुल ही क्लीन था, मतलब साफ था कि उसके पेरेंट्स ने विंडो ज़रूर बंद करी थी और उसका रूम साफ करके चले गए थे। नाना की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई और ये सुनकर नाना इमोशनल हो जाती है एंड सेल्फ रियलाइजेशन में चली जाती है। उस शाम जिन नाना के पास आता है एंड उसे बताता है कि मिचिरू सी साइड पर किसी से मिलने गई है जो कि मोस्ट प्रोबेबली किलर हो सकता है। नाना उसे बचा ले और नाना बिना कुछ पूरी बात सुने मिचिरू को बचाने के लिए भाग पड़ती है बट रियलाइज करती है कि वो अकेले ही इनको तो बचा नहीं सकती है, सो वो क्योया की हेल्प लेती है। जैसे ही नाना मिचिरू के पास पहुंचती है मिचिरू पर अटैक होने लगता है एंड किलर इनविजिबल था, बस चाकू दिख रहा था वहाँ उसका और वहाँ नाना बीच में आ जाती है जिससे वो चाकू नाना के अंदर घुस जाता है एंड यहाँ नाना मिचिरू को वहाँ से भागाने के लिए कुछ उल्टा सीधा उसे सुनाने लगती है जिससे मिचिरू नाराज़ होकर चली जाती है। और असल में ये किलर जो था वो कोई और नहीं, वो वही लड़का था जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली पावर जिसके पास थी, जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता था। इससे पहले कि नाना को वो मार पाता क्योया जाकर उसकी बॉडी को चोक करने लगता है जिससे वहाँ नाना बच जाती है और एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाला अपनी बॉडी में वापस आ जाता है।
नाना तो बच जाती है लेकिन वो अभी भी मौत के मुंह में थी। सो वहाँ मिचिरू आ जाती है वापस और अपनी पूरी पावर लगा देती है नाना को बचाने के लिए, जिससे मिचिरू की मौत हो जाती है पर नाना बच जाती है। एंड दिस इज वेयर द सीजन 1 ends. नाउ येस, आई डू एक्सपेक्ट एंड बिलीव कि आगे के कुछ सालों में हमें टैलेंटलेस नाना का पार्ट 2 ज़रूर मिलेगा। अब एक सीक्रेट सुनो। जो नाना का मेन टीचर होता है जिसने उसके पेरेंट्स के मरने के बाद नाना को सहारा दिया था, असल में वो ही उसके पेरेंट्स का रियल किलर होता है। एंड वो नाना को ये शो करता है कि उसको इन स्पेशल टैलेंट वालों ने मारा है उनको, ताकि वो नाना का अच्छे से यूज़ कर सके, क्योंकि वो जानता था कि नाना की लॉजिकल स्किल्स कितनी ज़्यादा शार्प है। नाना बचपन से ही बोर्ड गेम्स खेला करती थी, चेस खेला करती थी और नाना कभी नहीं हारी। क्यों? क्योंकि उसके शार्प स्किल्स की वजह से। सो नाउ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू पुट अ लाइक एंड डू कमेंट गाइस, और अगर आप चैनल पर न्यू हो देन डू सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।